अच्छा जी, कैजुअल वैकेंसी वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर में है जी फर्दर कैजुअल वैकेंसी और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। हमने नोट्स में क्या देखा था जी, हम जब फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे थे अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, जिसमें अब देखिए हमने फर्स्ट हेडिंग डायरेक्टर भी कंप्लीट कर ली, नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी कंप्लीट कर ली, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर भी देख लिया, एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए, वेकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब है कि एक डायरेक्टर किसी भी वजह से अपना ऑफिस विकेट कर दे, यानी कि अब वो डायरेक्टर ना रहे किसी भी वजह से, चाहे कोई इनएलिजिबिलिटी की वजह से, या वो खुद छोड़ के चला जाए, या उसको रिमूव कर दिया जाए। तो तीन सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो कोई ऐसी इनएलिजिबिलिटी वाकया हो जाए, ठीक है, जो कि हमने इनएलिजिबिलिटीज पढ़ी कि वो माइनर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड पर्सन हो जाए, तो वो जाहिर सी बात है पहले अनसाउंड माइंड नहीं था, बाद में अनसाउंड माइंड हो गया, तो अब वो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर जो है फिडुशरी बिहेवियर उसने कोई लैक किया, या फिर कह लें कि जी वो लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड कंपनी का के लिए वो डायरेक्टर नहीं रहा क्योंकि वो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस के उसमें बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं जिससे वो सब्सिक्वेंटली इनएलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर हो गया। ठीक है जी, कुछ ये वजूहात हो गई, या फिर वो खुद ही डायरेक्टरशिप छोड़ के जाना चाह रहा है, मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, अर्लियर खुद ही रिजाइन कर दे और खुद ही ऑफिस विकेट कर दे। तो या फिर वो ऐसी हरकतें करे, कोई ऐसे काम करे जिससे मेंबर्स को पता लगे ये तो अपना काम ठीक से कर ही नहीं रहा, इसको इसकी सीट से उतार दो, ये अब कंपनी का फायदा नहीं अपना फायदा सोचने में लगा हुआ है, अब ये काम ठीक से नहीं करेगा, इस डायरेक्टर को कर दो रिमूव। तो यहाँ उसको रिमूव भी किया जा सकता है। अब क्वेश्चन इज कि इन तीनों केसेस में आगे आने जो कैजुअल वैकेंसी है, अगर वो अर्ली रिजाइन करता है तो वो कौन फिल करेगा, और अगर रिमूव किया जाता है तो रिमूव कौन करेगा, और नेक्स्ट नए डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा। इस चीजों के बारे में हम थोड़ी प्रिविजन देखते हैं। सबसे पहले तो वैकेंसी की जरा देखिए कि वैकेंसी कहते किसको हैं। क्या जब भी डायरेक्टर छोड़ के जाएगा तो क्या हमेशा जरूरत होगी कि नया डायरेक्टर रखा जाए? क्या हमेशा ही ये डेफिनेशन में फॉल करेगा कि जी अब वैकेंसी क्रिएट हो गई है, पहले 10 डायरेक्टर काम कर रहे थे और 10 में से 2 डायरेक्टर छोड़ के चले गए, तो क्या हम ये कहेंगे कि अब वैकेंसी क्रिएट हो गई है? क्या जरूरत भी है उस कंपनी को? ओके, सबसे पहले तो ये चीज कि आपने पढ़ा है कि लिस्टेड कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स की जरूरत है? 7। पब्लिक अनलिस्टेड के केस में मिनिमम कितने डायरेक्टर की जरूरत है? 3। अदर प्राइवेट कंपनी जो भी है वो उसमें कितने? 2। सिंगल मेंबर में 1। ये तो है जी एक्ट ने बताया है, लॉ ने कहा है कि इतने डायरेक्टर्स से अगर आप कम करेंगे इन कंपनीज के लिए तो तब मैं कहूंगा वैकेंसी क्रिएट हुई। अगर लॉ ने इतने कहा लेकिन आप हैं एक लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जांपल आप लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि अल्फा लिमिटेड, लॉ ने कहा कि आप 7 डायरेक्टर्स रखिए कम से कम, लेकिन आपने 7 नहीं आपने 10 रख लिए और अपने आर्टिकल्स में भी ये लिख दिया कि 10 डायरेक्टर्स रखे जाएंगे। देखिए आपको लॉ ने अलाउ जरूर किया कि आप 10 रख लीजिए, इसके बाद रख लीजिए, मिनिमम मैं ये कहता हूँ ज्यादा आप रख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है वैकेंसी की, 10 डायरेक्टर्स थे, 2 डायरेक्टर्स चले गए, उन्होंने अर्लियर रिजाइन कर दिया, रिमेनिंग कितने डायरेक्टर्स रह गए? 8। तो क्या ये कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई? क्या ये वैकेंसी क्रिएट हुई? लॉ कहता है कि मैं इसको वैकेंसी नहीं मानता, ये वैकेंसी नहीं हुई। वैकेंसी तब होगी अगर ये 7 से कम डायरेक्टर्स रहेंगे, 6 हो गए, 5 हो गए, तब मैं कहूंगा कि हाँ जी 2 की वैकेंसी हो गई, 3 की वैकेंसी हो गई। अभी ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही है तो वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई। आपको मजीद जो नया डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको नहीं कहा कि आप नया डायरेक्टर रखें,
मैंने आपको नहीं कहा कि ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, आप खुद से रखना चाहते हैं आप रख लीजिए, लेकिन ये वैकेंसी नहीं हुई क्रिएट, मैं इसको वैकेंसी नहीं मानता। तो वैकेंसी क्रिएट तब होगी अगर ये मिनिमम से भी कम पे चले जाएंगे। तो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के हैं, फॉर एग्जांपल 8, इसी के साथ काम चला लीजिए, कर लीजिए। इसलिए लिखा गया लॉ में ये बात देखी गई कि अगर आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर ही हैं तो ये कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो नए डायरेक्टर्स रखें। तो डायरेक्टर्स मे नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। तो कंप्लीट करें टर्म विदाउट फिलिंग सच वैकेंसी, उस वैकेंसी को आप ना फिल करें। अगर आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर ही अभी तक डायरेक्टर्स हैं तो आपको वो वैकेंसी 2 डायरेक्टर्स की फिल करने की जरूरत नहीं है, लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है। आप करना चाहते हैं कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर कोई डायरेक्टर अर्लियर रिजाइन कर जाता है या रिमूव होता है किसी भी वजह से, और वो क्या होता है कि जी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम पे चले जाते हैं डायरेक्टर्स, अब जरूरत आ गई है बकायदा, तो लॉ ने कहा कि जी ये अब जो वैकेंसी है ये फिल कौन करेगा। जाहिर सी बात है, जब डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था तो वो या तो इलेक्शन में हुआ होगा या फिर नॉमिनेटेड होगा या फिर बगैर इलेक्शन के सीधा सीधा खुद ही अपॉइंट हो गया, क्योंकि किसी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, तो वो सेलेक्ट हो गया था। अब जो है वो या तो छोड़ के चला गया, अर्लियर उसने रिजाइन कर दिया। मैं कैजुअल वैकेंसी की बात कर रही हूँ, इसमें रिमूवल नहीं आएगा। इसमें मैं ये कह रही हूँ या तो वो खुद छोड़ के चला गया या उसकी डेथ वाकया हो गई, ठीक है। उसको अगर रिमूव करना है तो उसका रिमूवल का हम बाकी तरीका बकायदा देखेंगे कि उसको रिमूव कैसे किया जाएगा और वो किस तरह से वैकेंसी फिल होगी। अभी ये है कि वैकेंसी जो भी क्रिएट हुई है उसको फिल करेंगे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स विल फिल द वैकेंसी। अब अगेन ये वैकेंसी किस तरह से फिल होगी, डायरेक्टर्स कैसे फिल करेंगे, तो आपको पता है कि वैकेंसी कैसे फिल होएगी, इलेक्शन किया जाएगा डायरेक्टर्स का, ठीक है। और वो इलेक्शन कब होगा, ईजीएम में। कोई डायरेक्टर छोड़ के चला गया, उसकी टर्म अभी रहती थी, इन्होंने इलेक्शन कराया कि जो देखे कोई इन्हीं मेंबर में कोई और डायरेक्टर बनना चाहता है, पता लगा जी बनना चाहता है। अब वो जो नया डायरेक्टर आपने उस इलेक्शन के थ्रू एजीएम में सिलेक्ट किया, क्या उसकी टर्म 3 साल की होगी, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली डायरेक्टर की टर्म कितनी साल की होती है, 3 इयर्स की। वो 3 साल तक डायरेक्टर रहेगा, अनलेस कि उसको रिमूव किया जाए, अनलेस वो उसकी डेथ हो जाए, अनलेस वो खुद रिजाइन करके चला जाए, उसकी 3 साल की टर्म होती है। लेकिन लॉ ने कहा अब ये जो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया वो सिर्फ रिमेंडर टर्म के लिए डायरेक्टर होगा, रिमेनिंग टर्म के लिए। एक डायरेक्टर जो कि डेथ हो गई या अर्लियर उसने रिजाइन कर दिया या रिमूव हो गया और उसने अपने 2 साल पूरे कर लिए थे फॉर एग्जांपल अपनी टर्म में, तो अब ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा ये नेक्स्ट 1 ईयर के लिए डायरेक्टर होगा। उसके बाद फिर से नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, फिर से इलेक्शन होगा, तो ये डायरेक्टर कम से कम आगे 3 साल तक नहीं, उस टर्म के लिए, रिमेनिंग टर्म के लिए होगा। अच्छा जी, अब ये जो वैकेंसी फिल करने वाली बात है, लॉ ने कहा कि ये वैकेंसी बाकी कंपनीज के लिए तो मैं नहीं आपको बता सकता कि कितनी देर में फिल कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ लिस्टेड कंपनी के लिए ज़्यादा मैं कंसर्न हूँ। तो लिस्टेड कंपनी की जो भी अगर वैकेंसी है, अगर आपके डायरेक्टर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी नीचे चले गए हैं, 7 से भी, और वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो आपको ये वैकेंसी विद इन 90 days ऑफ सच डे ये वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी फ्रॉम द डे कि जब वैकेंसी अकर्ड हुई। जैसे कोई अगर पर्सन 1 मार्च को छोड़ के जाता है तो उसकी वैकेंसी 90 डेज में फिलअप हो जानी चाहिए। आपने 90 डेज कैलकुलेट करने हैं, ये 3 मंथ्स नहीं बनाने हैं आपने इसको, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ही बनते हैं, लेकिन आपको पता है कि मंथ में आप नंबर ऑफ डेज का कोई हिसाब नहीं रख रहे होते, 30 दिन का भी एक महीना होता है, 31 का भी होता है, लेकिन जब आपने 90 डेज कैलकुलेट करने हैं, 90 डेज लिखा है तो अब आपने 90 डेज की कैलकुलेशन करनी है। 1 मार्च से जब आपने शुरू होना है तो मार्च के 31 दिन होंगे, अप्रैल के आपके 30 दिन होंगे, मई के भी आपके कितने दिन, 31 दिन। तो आप इन सब का टोटल कीजिए, आपके पास लेकिन 90 दिन है।
अगर आप ये मंथ के हिसाब से देखेंगे तो ये मई तक जाएगा, लेकिन आप डेज में देखेंगे तो ये मई का मंथ आपको पूरा नहीं मिलेगा। मई के एंड के कुछ मंथ्स तक आपकी 90 डेज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए लॉ ने जो बात लिखी है आपने उसे एज इट इज ही लिखना है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में उसने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ कि विद इन 90 डेज ऑफ सच डेट व्हेन वैकेंसी वाज अकर्ड, आपने वैकेंसी फिल कर देनी है। नया डायरेक्टर इन 90 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए। लिस्टेड कंपनी के बहुत सारे काम है, रेगुलेशंस हैं, तो इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगेन अगर डायरेक्टर्स आपके 7 से ऊपर ही हैं, ठीक है, 8 या 9 है, वैकेंसी क्रिएट ही नहीं हुई, फिर कंपनी को जरूरत ही नहीं है, तो अगर ये विद इन 90 डेज कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं भी करते तो वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई थी। लॉ इससे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि एट अ टाइम उसके डायरेक्टर्स 7 से तो ज्यादा ही काम कर रहे हैं ना, और 7 तक तो कर रहे हैं, 7 से कम होंगे तो देखी जाएगी। और इसमें आपको पता है कि एक और चीज देखनी होती है कि इस डायरेक्टर में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जो कि क्रेडिटर ने अपॉइंट किया हो। अगर वो क्रेडिटर ने अपॉइंट किया तो लॉ ने कहा कि मैं उसको डायरेक्टर नहीं मानता, वो पूरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि उसने एक क्रेडिटर ने उसे अपॉइंट किया है, वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट और स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट को शो करेगा, वो पूरी कंपनी के लिए नहीं सोचेगा। ठीक है जी, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि वो लिस्टेड कंपनी के लिए होगा और वो फिर रिमेनिंग टर्म के लिए होगा। इसके बाद आ जाइए रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। आप किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए डायरेक्टर भी कोई गलत काम कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं, डायरेक्टर इंसान ही है। बंदा शुरू में तो अच्छा बच्चा था, अच्छा बंदा था, बाद में उसकी हरकतें खराब हो गई, अब वो डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं रहा, तो मेंबर्स कहते हैं कि ठीक है आप सेलेक्ट, हमारे में से बीच में से एक बंदे सेलेक्ट हुए थे ना डायरेक्टर, अब आप डायरेक्टर हम ही आपको निकालना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, जैसे इलेक्शन का एक कंप्लीट प्रोसीजर था, डायरेक्टर को जब आपने अपॉइंट किया था उसका बकायदा आपने एजीएम में इलेक्शन किया था, उसका एक प्रोसीजर था। अब मैं रिमूवल के लिए भी आपको जरा तरीका बता देता हूँ, ऐसे ही आप एकदम से रिमूव नहीं कर सकते। लॉ ने कहा कि देखिए सबसे पहले आप जिस डायरेक्टर को रिमूव करने जा रहे हैं वो डायरेक्टर कौन सा है, क्या वो अपॉइंटेड डायरेक्टर है या इलेक्टेड डायरेक्टर है। आपको पता है इलेक्टेड और अपॉइंटेड में क्या फर्क है? जब आपने इलेक्शन कराया था डायरेक्टर्स का, उसमें आपने कहा कि हमने 10 डायरेक्टर रखने हैं और आपको एप्लीकेशंस आई थी 10 की ही, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स बन गए थे विदाउट एनी इलेक्शन। उन डायरेक्टर्स को हमने कह दिया कि ये अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं। जब आपने कहा कि हमने डायरेक्टर्स का इलेक्शन कराना है, डायरेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं, तो आपने 10 कहा डायरेक्टर्स रखने हैं, जबकि एप्लीकेशन आई आपको 15-20। वो 15-20 जब एप्लीकेशन आई तो अब आपको इलेक्शन करवाना पड़ गया। आपने कहा कि अब हम 15 में से 10 बंदे कैसे सिलेक्ट करें, हमें तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। जब इलेक्शन कराना है तो उसके लिए लॉ ने आपको प्रोसीजर बताया था कि देखिए मेंबर के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, इतने शेयर्स होंगे और वो शेयर्स किसी एक बंदे को दे दे या किसी दूसरे बंदे को दे दे, या अपने शेयर्स आधे किसी पर्सन को दे दे आधे किसी पर्सन को दे दे, अपने वोट्स इस तरह से वो कास्ट कर ले। इस तरह से क्या होगा कि वो जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वो सबसे पहले डायरेक्टर सिलेक्ट हो गया। इसी तरह वो वोट्स काउंट किए जाएंगे और जब तक वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती वो वोट्स काउंट करते जाएंगे और एंड पे 10वें नंबर पे जिस डायरेक्टर के वोट्स सबसे कम होंगे वो एंड वाला डायरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 10 डायरेक्टर सिलेक्ट कर लिए आपने। ठीक है जी, अब करने हैं रिमूव। तो आप देखेंगे कि क्या वो डायरेक्टर इलेक्शन के जरिए सिलेक्ट हुआ था या अपॉइंटेड था, यानी कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ था और वो सीधा सीधा वैसे ही अपॉइंट हो गया था।
तो लॉ ने इसीलिए तरीका भी अलग बताया है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्टेड डायरेक्टर की बात करते हैं। इलेक्टेड डायरेक्टर में हमने प्रोसीजर देखा था इलेक्शन का, उसमें हम वही एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने एग्जाम्पल देखी थी जब हम इलेक्शन का करवा रहे थे, और उसमें एक एग्जाम्पल देखी, उस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमने देखा था कि ये मिस्टर ए था, कंपनी ने 10 डायरेक्टर रखने थे, कंपनी ने 8 डायरेक्टर रखने थे, जबकि एप्लीकेशंस आई थी आईजे के तो 11 लोगों की एप्लीकेशंस आई सबको को काउंट करके। तो देखा कि जिस पर्सन के पास सबसे ज़्यादा वोट्स, इस तरह से एज तक हमने क्या किया, डायरेक्टर्स ने कंपनी ने एज तक डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिए, ए से लेके एज तक। अब हुआ ये कि ये जो मिस्टर एक सी है, इसकी हरकतें हो गई हैं खराब, और अब मेंबर्स इस मिस्टर सी को रिमूव करना चाहते हैं ऑफिस से। अब वो चाहते हैं कि ये डायरेक्टर ना रहे, क्योंकि अब ये डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर नहीं है। ठीक है जी, अब लॉ कहते हैं कि आपने इसको रिमूव करना है। तो देखिए इसने शुरू में पहले कितने वोट्स लिए थे, 7000। तो आखिरी वाले ने कितने वोट्स लिए थे, आखिरी नंबर पे जो डायरेक्टर सेलेक्ट हुआ था वो थे 1000। देखिए वो ये नहीं आपको कह रहा कि जिसके जितने ज्यादा वोट्स हुए थे वो उतना अच्छा डायरेक्टर है, वो ये हरगिज नहीं कह रहा। ये बात तो हमने पहले भी देखी है कि जिसके जितने ज्यादा मर्जी वोट्स हों, डायरेक्टर सेलेक्ट हो गया, उसका वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में कोई वो सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होगा कि मैंने ज्यादा वोट्स लिए थे तो मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ। वोट्स का ताल्लुक जस्ट उस इलेक्शन से है। अगर उसके ज्यादा वोट्स आगे उस लिमिट में फॉल कर जाते हैं जो एक बेंचमार्क कंपनी ने सेट किया है कि यहाँ तक हम डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, तो ठीक है वो डायरेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका उसकी जो है वो सुपीरियोरिटी या उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्किल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी रिमूव करने जा रहे हैं, तब देखा जा रहा है कि वोट्स के लिए जो है वो किस तरह से उसने वोट्स हासिल किए थे और कितने वोट्स हासिल किए थे। लॉ कहते हैं कि आप अगेन वैसे ही प्रोसीजर कीजिए, मेंबर्स को बिठाइए। ये रेजोल्यूशन आप किस लिए करने जा रहे हैं, डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। ठीक है जी, पहले जब आपने एजीएम में प्रोसीजर किया, रेजोल्यूशन पास की, वो था एजीएम में इलेक्शन किया डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। अब आप ये रेजोल्यूशन करने जा रहे हैं डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो रेजोल्यूशन किस फेवर में है, ये चीज थोड़ी ट्रिकी है। रेजोल्यूशन है टू रिमूव, और अगर वोट्स जब कास्ट किए जाते हैं इसी तरह सेम जैसे इलेक्शन हुआ था, नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी सिलेक्टेड और अपॉइंटेड करके इसी तरह वोट्स आएंगे, जब फिर देखा जाएगा कि इसके पास कितने वोट्स आते हैं। देखिए अगर तो जो वोट्स आएंगे वो इस रेजोल्यूशन की फेवर में आएंगे तो डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन किस चीज की है, रिमूव करने की। और अगर ये वोट्स आए रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो बात लॉ ने की है वो लिखी है रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। उसने ये नहीं कहा कि इस पर्सन की फेवर में, उसने कहा अगर तो वोट्स आए रेजोल्यूशन के अगेंस्ट तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर रेजोल्यूशन की जो है फेवर में आए ज्यादा वोट्स तो डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा इसको मजीद आगे हम चलते हैं। कितने वोट्स आएंगे वो रिमूव हो जाएगा। लॉ ने कहा कि देखिए ये पर्सन को वाकई आप रिमूव करने जा रहे हैं तो इसका इतना तो हक बनता है कि इसने 7000 वोट्स लिए थे। आप देखिए एंड वाला जो आपने डायरेक्टर सिलेक्ट किया था उसने कितने वोट्स लिए थे, पता लगा जी उसने सिर्फ 1000 वोट्स लिए थे और वो डायरेक्टर सिलेक्ट हो गया था। इस बंदे ने 7000 वोट्स लिए थे, यानी कि 7000 वोट्स की बेसिस पे ये डायरेक्टर बना था।
काफी लोगों के शेयर्स और काफी लोगों के वोट्स इसकी फेवर में आए। ठीक है, अब इसी बंदे को आप रिमूव करने जा रहे हैं, तो अब जरा देख लीजिए, इसको रिमूव करने के लिए इतने वोट्स चाहिए कि जो कि ये 1000 से कम हो। अगर तो इसकी फेवर में यानी कि अगेंस्ट द रेजोल्यूशन वोट्स 1000 तक आ गए तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। ठीक है जी, देखिए इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। वो 7000 वोट्स लेके डायरेक्टर बना। एक एंड वाला जो डायरेक्टर था उसको सिर्फ 1000 वोट्स मिले और वो डायरेक्टर बन गया। लॉ ने फिर इसको इतनी प्रिविलेज दी है, उसने लॉ ने कहा कि देखिए अगर 1000 तक वोट्स या 1000 से ज्यादा वोट्स इसकी फेवर में यानी कि अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आ गए तो अब ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। लॉ ने ये नहीं कहा कि डायरेक्टर कब रिमूव होगा। डायरेक्टर ने हमेशा नहीं की बात करता है। डायरेक्टर हमेशा ये कहता है कि कौन सी चीज नहीं हो सकती, वो ये नहीं कहता कौन सी चीज हो सकती है। डायरेक्टर ने कहा, लॉ ने कहा कि देखिए अगर ये डायरेक्टर इतने वोट हासिल कर लेता है यानी कि इसकी फेवर में मतलब अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इतने वोट्स आ जाते हैं जो कि एक जो लास्ट टाइम एक डायरेक्टर सिलेक्ट हुआ था उसको इतने कम से कम डायरेक्टर चाहिए, इतने वोट्स लेके एंड वाला डायरेक्टर सिलेक्ट हुआ था, उसको इतने वोट्स मिले थे और वो डायरेक्टर सिलेक्ट हो गया था। अब अगर कम से कम इतने वोट्स इसकी फेवर में आ गए, इसकी भी फेवर में आ गए, तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा फिर। यानी कि इस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए आपको कितने वोट्स चाहिए, आपकी कोशिश होगी कि इसको फिर कम से कम इतने वोट्स ना मिले 1000, इसकी फेवर में जो वोट्स जाएं वो 1000 से कम ही जाएं। ठीक है जी, इन शॉर्ट के इसकी फेवर में यानी कि जो रेजोल्यूशन की फेवर्स में वोट्स जाएं वो ज्यादा जाएं और जो इसकी फेवर में जाएं वो 1000 से कम हो। ठीक है जी, यहाँ पे लॉ ने इसी वजह से इसको प्रिविलेज दी है कि देखिए एक और डायरेक्टर सिलेक्ट हुआ जो बहुत ही कम वोट्स लेके डायरेक्टर सिलेक्ट हुआ। एक मिस्टर सी ने 7000 वोट्स लिए, ठीक है, मिस्टर एच ने सिर्फ 1000 वोट्स लिए और वो डायरेक्टर सिलेक्ट हो गया। अब इसको रिमूव करने के लिए भी आप उसी कोई बेंचमार्क बनाइए। इसको आपने जब रिमूव करना है तो आप 1000 तक का ही बेंचमार्क बनाइए। अगर इसकी फेवर में 1000 भी वोट्स आ गए, क्योंकि 1000 वोट्स तो इस एज को सिलेक्ट करने के लिए भी काफी थे। अब अगर मिस्टर सी की फेवर में यानी कि अगेंस्ट द रेजोल्यूशन एच ने जितने वोट्स लिए थे वो 1000, उसके जितने या उससे ज्यादा आ गए तो ये मिस्टर सी रिमूव नहीं होगा। ठीक है जी, इसको बुक से पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बुक में किस तरह से लिखा हुआ है, तो हम उसे देख लेते हैं। अच्छा जी, ये लिखा है जी रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। अगर हम इसके सेकंड पैराग्राफ में आए, सेकंड पैराग्राफ में हम इसको सारा पढ़ लेते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्टेड डायरेक्टर अ रेजोल्यूशन शैल बी पास इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, इलेक्टेड डायरेक्टर को आप रिमूव करने लगे हैं। नंबर ऑफ वोट्स शैल बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर। अब नंबर ऑफ वोट्स सेम मैनर में कैलकुलेट किए जाएंगे एज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। जब आपने डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवाया था और नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट किए थे, ठीक है, और वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू भी सिलेक्टेड था। यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो भी थे आपने फिक्स नंबर सेलेक्ट किया था कि इतने नंबर हमने डायरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। Employing thereby that every member has such number of votes which are equal to the product of his number of shares and number of directors for the term। ठीक है जी, उस टर्म के लिए आपने कितने डायरेक्टर्स रखे थे वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वही आ जाएंगे और यहाँ से वोट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगेन रिमूव करने के लिए भी वैसे ही वोट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। डायरेक्टर शैल नॉट बी कंसीडर टू हैव बीन रिमूव। हम ये मानेंगे कि वो डायरेक्टर रिमूव नहीं हुआ अगर नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कौन सी हो रही है इसको रिमूव करने के लिए, और अगर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन वोट्स आ रहे हैं यानी कि इसकी फेवर में अगर वोट्स आ रहे हैं जो कि इक्वल हैं या एक्सीड कर रहे हैं लीस्ट नंबर ऑफ वोट से
which were enough to qualify a person as a director in the last election of director. तो आपको पता है कि इसकी लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स कौन से थे, वो मिस्टर एच जो एंड पे सिलेक्ट हुआ था. तो विच वर इनफ टू क्वालिफाई अ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, जो पिछला प्रीसीडिंग इलेक्शन हुआ था जिसमें ये डायरेक्टर सेलेक्ट हुआ था, तो वहां पे एक डायरेक्टर ने कितने वोट्स लिए थे, उतने लीस्ट वाले डायरेक्टर के वोट्स देखे जाएंगे. अगर उतने वोट्स इसकी फेवर में यानी कि अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आ जाते हैं तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं किया जाएगा. ओके, अब आ जाइए हम इसको देखते हैं. हमने देख लिया कि डायरेक्टर नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं रिमूव होगा अगर इसकी फेवर में उतने वोट्स आ गए. ये तो था प्रोसीजर इलेक्टेड डायरेक्टर का. ठीक है, अगर वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन एक्सीड करते हैं या इक्वल करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वो जो भी वोट्स लिए थे एंड वाले डायरेक्टर ने एक्सीड करते हैं, तो ये डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव. ये था इलेक्टेड डायरेक्टर्स. अब आ जाए अपॉइंटेड डायरेक्टर्स. अपॉइंटेड डायरेक्टर्स में वो कहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है. अपॉइंटेड डायरेक्टर्स देखिए सेम ऐसा ही होगा तरीकाकार, लेकिन अब वोट्स जो कैलकुलेट किए जाएंगे वो इस तरह नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे. यहाँ पे तो देखिए इलेक्शन हुआ था बकायदा. अब यहाँ पे ये इलेक्शन के बगैर हुए सेलेक्ट, तो इसके लिए उसने तरीका बताया, एक फॉर्मूला बताया. ये अपॉइंटेड हुए थे या तो डायरेक्टर्स ने उसके कैजुअल वैकेंसी फिल की थी ऐसे ही, ठीक है, और या फिर डायरेक्टर अनअपोज्ड सेलेक्ट हुआ था, इलेक्टेड नहीं था, इलेक्टेड अनअपोज्ड. तो इसको रिमूव करने के लिए अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म, जो कि आपने टर्म में कहा था इतने डायरेक्टर्स हमने रखने हैं. मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. ये सेम फॉर्मूला वही है. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी सिलेक्टेड थे यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म, चूंकि अब सिलेक्ट हो गए हुए थे, उस टर्म के लिए आपने कितने डायरेक्टर्स सोचे थे कि वो आएंगे. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अगेन सेम, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग. ये टर्म से मुराद क्या है और डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग से क्या मुराद है. अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन जब हुआ और उसके बाद अभी आप जब इस डायरेक्टर को रिमूव करने जा रहे हैं, इलेक्टेड वाले डायरेक्टर को या एक अपॉइंटेड डायरेक्टर को, तो बीच में कोई और डायरेक्टर भी गए होंगे, कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई होगी. ठीक है, तो अब आप देखेंगे फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्टर्स कितने हैं. ये तो टर्म के लिए आपने डायरेक्टर सेलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे अब फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्टर्स कितने हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे. तो वो कह रहे कि ये जो नंबर ऑफ वोट्स आएंगे, इतने वोट्स हर बंदे के पास होंगे. ठीक है, फिर उसके वोट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, और वो सारे वोट्स जब कैलकुलेट करेंगे टोटल, वो कंपेयर किए जाएंगे इन वोट्स से. ये वोट्स निकाले हैं एक बेंचमार्क, और इंडिविजुअल मेंबर्स के फिर देखे जाएंगे कि जब मेंबर्स से कहा जाएगा वोट्स दें, क्योंकि इस डायरेक्टर को हम रिमूव करने लगे हैं, जरा वोट्स दे दीजिए, तो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा. तो कहा जी कि ये जो डायरेक्टर्स आए, ये आपने वोट्स कैलकुलेट किए. हम इस फॉर्मूले को बकायदा एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं. ये आपने नंबर ऑफ वोट्स निकाले बेंचमार्क, जब मेंबर्स ने वोट्स वगैरह दिए और उन सब वोट्स का टोटल किया, तो लोगों ने कहा कि अगर इनके वोट्स जो आपने टोटल किए
वोट्स जो हैं इस फॉर्मूलों के अंदर आपने जो कैलकुलेट किए, अगर ये डायरेक्टर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अगेन इतने वोट्स या फिर इक्वल और एक्सीड या इससे ज्यादा वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन ऑब्टेन कर लेता है, तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं किया जाएगा। अगेन वही बात, अगेंस्ट द रेजोल्यूशन की बात हुई कि ये डायरेक्टर कब रिमूव नहीं हो सकता, अगर इस डायरेक्टर के पास इतने शेयर्स आ गए इस फॉर्मूले के अंदर जो कैलकुलेट किए हमने, या तो इसके बराबर आ गए या इससे एक्सीड कर गए, तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। ठीक है, हम आईकेप की बुक पे आते हैं, उससे हम एग्जांपल से इसे समझते हैं। कहा जी कि मिस्टर असलम है वॉज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड 1 year ago। मिस्टर असलम जो था 1 साल पहले डायरेक्टर सिलेक्ट हुआ था, इलेक्टेड डायरेक्टर। कंपनी के 2 million शेयर्स हैं, 7 डायरेक्टर्स हैं। ही वॉज द लास्ट वन टू बिकम अ डायरेक्टर बाय सिक्योरिंग 1.5 million वोट्स। अब ये देखिए, मिस्टर असलम एक इलेक्टेड डायरेक्टर था, और ये 1.5 कितने जी 1.5 million शेयर्स वोट्स लेके सिलेक्ट हुआ था, और ये लास्ट वन ही डायरेक्टर था, एंड वाला ही डायरेक्टर था, यानी कि इसी के ही फिर बेंचमार्क सेट होगा हमारा। कंपनी के शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 million। ठीक है, और कंपनी के डायरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म वो हैं 7। अब वो जाहिर सी बात है मिस्टर असलम साहब को रिमूव करने जा रहे होंगे, तो आगे पढ़ते हैं। He was the last one to become a director by securing 1.5 million votes. A resolution has been moved in the general meeting to remove Mr. Aslam from his position. अब मिस्टर असलम को रिमूव करने के लिए अब रेजोल्यूशन बुलाई जा रही है। अब ये बताइए डायरेक्टर कब रिमूव हो सकता है और कब रिमूव नहीं हो सकता। लॉ आपको कहते हैं कि डायरेक्टर कब रिमूव नहीं हो सकता। हम देखिए, हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। लॉ ने कहा कि ये चूंकि ये एंड वाला डायरेक्टर था, सिलेक्ट हुआ 1.5 million वोट्स लेके, ये डायरेक्टर रिमूव नहीं हो सकता अगर कम से कम इतने वोट्स इसकी फेवर में या रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आ जाए। ठीक है, अगर इसने 1.5 million वोट्स अपनी फेवर में, यानी कि अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अगर वोट्स आ गए 1.5 million या इससे ज्यादा, तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं हो सकता। मिस्टर असलम फिर रिमूव नहीं होगा। मिस्टर असलम को रिमूव करने के लिए कम से कम ये चाहिए कि इसकी फेवर में या अगेंस्ट द रेजोल्यूशन जो वोट्स जाएं वो 1.5 million से कम हो। ठीक है जी, अब बुक से पढ़ते हैं। He can be removed from the office by passing a resolution in order that he is not removed from his office. He will have to secure at least 1.5 million shares against the resolution. Against the resolution मतलब इसकी अपनी फेवर में, which is the least number of shares sufficient to make a person director in the last election of directors. और ये बात हमने पूरी ऊपर ही देखी कि वो लास्ट वन था एक डायरेक्टर बनने के लिए, यानी कि आखिरी पर्सन ये वो खुद ही था। ओके, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। नाउ सपोज कि मिस्टर असलम इज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अ कैजुअल वैकेंसी। अब ये डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी में सेलेक्ट हुआ है, ये डायरेक्टर इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है, तो कहा कि अब बाकी चीजें सारी सेम है, अब क्या कैसे अब ये रिमूव हो सकता है। कहा हम इस फॉर्मूले के अंदर वो चीजें फिट करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था जी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी कितने हैं टोटल, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं टोटल कंपनी के, 2 million। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म कितने हैं, 7।
उसने सवाल में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग भी कितने हैं, 7। तो ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आता है जी, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास 2 मिलियन वोट्स ही आ जाएंगे। इसका मतलब मिस्टर असलम को रिमूव नहीं किया जाएगा अगर इसके पास 2 मिलियन वोट्स आ गए इसकी फेवर में। इसकी फेवर में मतलब अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अगर 2 मिलियन वोट्स आ गए तो मिस्टर असलम रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसे बुक से पढ़ते हैं। आंसर, नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म मल्टीप्लाई बाय हाउ मच वोट्स वुड ही रिक्वायर्ड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो नंबर ऑफ वोट्स यहाँ हमने कैलकुलेट किए ये फॉर्मूले से, तो अगर 2 मिलियन वोट्स इसके पास आ गए, इसने सिक्योर कर लिए इसकी अपनी फेवर में, तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं हो सकता। ओके जी, ये थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी टॉपिक है, इसको ध्यान से आपने याद करना है और चीज़ें जैसे लिखी हैं वैसे ही करिएगा। आपने ज़रा सी भी थोड़ी सी वर्डिंग हटा दी तो आपका सवाल गलत, मतलब एक चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। ओके जी, हमने इन एलिजिबिलिटी पढ़ ली। इसके अंदर हमारा अब एक टॉपिक रह गया वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स में, वो है वेकेशन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अच्छा जी, ये वोट्स वाला हमने कंप्लीट कर लिया कि एक डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जाता है। तो हमने उसमें देख लिया कि अगर हम देखेंगे कि क्या वो डायरेक्टर अपॉइंटेड है या इलेक्टेड है। अपॉइंटेड है तो इस तरह से वोट्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्टेड है तो हम देखेंगे कि हमारा बेंचमार्क वो जो लास्ट डायरेक्टर था जो सिलेक्ट हुआ था इलेक्शन में, उसने जितने वोट्स लिए थे उससे या उसके जितने या उससे ज़्यादा अगर वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आ जाएंगे तो ये डायरेक्टर रिमूव नहीं किया जाएगा। इस केस में था कि ये फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट करेंगे वोट्स। अगर इतने वोट्स उस डायरेक्टर को मिल जाते हैं या इससे ज़्यादा वोट्स उसकी फेवर में आ जाते हैं तो डायरेक्टर रिमूव नहीं किया जाएगा। तो मैंने फेवर को जो है वो तो बोल दिया, अगेंस्ट द रेजोल्यूशन का बिल्कुल कह लेंगे जी, सेम एज के उस डायरेक्टर की फेवर में आ जाना मतलब अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ठीक है, तो आपने लेकिन अगेंस्ट द रेजोल्यूशन लिखना है जैसे लॉ में लिखा है। कुछ चीज़ें लॉ स्पेसिफाई करता है तो आपने वैसे ही लिखनी है जैसे डेज उसने स्पेसिफाई किए। ठीक है, हाँ ये है कि आप समझने के लिए इसे अपने तौर पे कर सकते हैं कि अगर इतने वोट्स उसकी फेवर में आ जाते हैं तो वो डायरेक्टर रिमूव नहीं किया जाएगा। ओके, अच्छा जी, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि एक्ट ने कह दिया, लॉ ने कह दिया कि कुछ अगर केसेस हुए, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई तो इन सिचुएशंस में एक डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो ये काम करेगा तो खुद ही हमने कह दिया कि डायरेक्टर रिमूव हो गया बस। ठीक है, जैसे आप कह ले कि रोज़ा आपको पता है रखा हुआ है, तो रोज़े में आपने पानी पी लिया तो ऑटोमेटिकली रोज़ा टूट गया ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अहकामात बता दिए कि इन चीज़ों पे रोज़ा टूट जाता है। तो इसी तरह लॉ भी कहता है कि कुछ चीज़ें हैं, ये अगर चीज़ें हुई तो डायरेक्टर नहीं रहेगा, अब उसे अपना ऑफिस विकेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे माने या ना माने तो वो डायरेक्टर है या नहीं है, लेकिन वो अब डायरेक्टर नहीं रहा, वो अपना ऑफिस विकेट कर देगा। अब वो अपनी डायरेक्टरशिप का जो उसने ऑफिस होल्ड किया है अब उसके काबिल नहीं रहा। तो वो कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं कि एक डायरेक्टर शेल बी ट्रीटेड टू हैव विकेटेड, उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि बस उसका ऑफिस विकेट हो गया, अब वो डायरेक्टर नहीं रहा, तो डायरेक्टर जैसी उसे ना कोई पावर मिलेगी, ना उसकी अथॉरिटी है, ना ही वो उसकी डायरेक्टर वाली डेजिग्नेशन है। पहली तो ये कि हमने जो भी इनएलिजिबिलिटीज पढ़ी पहले, पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाता है या और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो कि लॉ ने स्पेसिफिकली कहा कि ये डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, उसमें से कोई इनएलिजिबिलिटी क्रिएट हो गई तो वो डायरेक्टर अब नहीं रहेगा। हम पढ़ रहे हैं वेकेशन बाय कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट। पहली चीज क्या है कि जी कोई जो भी हमने इनएलिजिबिलिटीज पढ़ी
वो वाकया हो गई, अब डायरेक्टर नहीं रहा। दूसरा, लॉ ने कहा कि कंपनी ने मीटिंग्स के नोटिस दिए उसको, डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, ठीक है, डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए उसको बुलाया गया कि जी आ जाए, जनरल मीटिंग नहीं है, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, तो आप आ जाएं। वो क्या करता है कि वो कंटिन्यूसली एब्सेंट रहता है 3 मीटिंग्स के लिए, कंसेक्यूटिव 3 मीटिंग्स, 3 मीटिंग। अब ये 3 मीटिंग्स और कंसेक्यूटिव का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग की बात नहीं हो रही, बोर्ड मीटिंग्स में विदाउट सीकिंग लीव, यानी कि लीव ना कुछ बताया ना उसने लीव ली, और वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में एब्सेंट रहा। 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग, फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक मीटिंग की 1 मार्च को, एक मीटिंग की 3 अप्रैल को, एक मीटिंग की 30 अप्रैल को, इसके बीच में और कोई मीटिंग नहीं आई। ये कंपनी ने मार्च में एक मीटिंग की, अप्रैल में 2 मीटिंग्स की, इन तीनों के लिए इसको बुलाया गया, ये इसमें भी एब्सेंट रहा, इसमें भी एब्सेंट रहा, इसमें भी एब्सेंट रहा, अब ये डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं रहा। दूसरी सिचुएशन, ये 1 मार्च को जो मीटिंग हुई ये इसमें नहीं आया, 3 अप्रैल वाली में आ गया, प्रेजेंट था, 30 अप्रैल वाली में फिर एब्सेंट हो गया, 1 मार्च में ये एब्सेंट था, और एक मीटिंग हुई 10 मई को, ये उसमें भी एब्सेंट था। अभी भी देखिए ये 1 मार्च को एब्सेंट, 3 दफा, तो 3 मीटिंग्स में तो ये एब्सेंट रहा है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव 3 मीटिंग्स में एब्सेंट नहीं है, एब्सेंट हुआ फिर प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट एब्सेंट। तो हम 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स देखेंगे, इसमें वो क्या है कि एक मीटिंग में प्रेजेंट हो गया, अब आगे वो अगली कोई भी मीटिंग आती है उसमें वो एब्सेंट हो जाए, तो वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में एब्सेंट हो गया, तो अब उसे अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, विकेट करना पड़ेगा। तो बीच में कैसे भी एक में प्रेजेंट हो गया, 2 में जो है वो एब्सेंट, फिर प्रेजेंट, 2 में एब्सेंट, तो फिर भी इतना अलाउड है, तो वो डायरेक्टरशिप उसके पास रहेगी। अच्छा जी, इसके अलावा 2 चीजें हमने पढ़ ली। तीसरी चीज है कि एक और चीज भी हो सकती है, लॉ ने कहा अगर डायरेक्टर मतलब ही वो इस कंपनी में तो डायरेक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ किसी और पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, वो खुद या उसकी पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो पार्टनर है, या एनी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है। 3 चीजें, वो खुद, उसकी पार्टनरशिप फर्म जहां पे वो पार्टनर है, एक प्राइवेट कंपनी जहां पे वो डायरेक्टर है, इस कंपनी में तो वो डायरेक्टर है ही है, एक और प्राइवेट कंपनी है जहां पे वो डायरेक्टर है। ये 3 कह लें कि जी लोग कह लें, समझ लें, वो खुद, उसकी पार्टनरशिप फर्म और वो प्राइवेट कंपनी जहां पे वो डायरेक्टर है, वो 2 चीजें अगर करेंगे तो ये लॉ की नॉन कंप्लायंस होगी, तो डायरेक्टर को अपना ऑफिस विकेट करना पड़ेगा। और वो 2 काम कौन से हैं, 2 या 3 काम से आप कह लें, काम, वो पॉइंट्स हैं। पहली बात, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोन या फिर गारंटी किसी चीज की, जो कि इस लॉ ने मना की हुई है डायरेक्टर को। अब ये कौन सी चीजें जो लॉ ने मना की हैं, ये आगे हम लोन टू डायरेक्टर वाली चीज में देखेंगे कि एक्ट ने कौन सी चीजें मना की हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखिए, वो खुद, उसकी पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो पार्टनर है, वो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, अगर वो लोन ले लेते हैं या कोई गारंटी लेते हैं कंपनी से, ठीक है, कंपनी से जिसमें अभी वो करंटली डायरेक्टर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो इस कंपनी में जो डायरेक्टरशिप है उसकी उस ऑफिस से विकेट हो जाएगा। और ये लोन और गारंटी कौन सी है, जो कि लॉ ने मना की हुई है।
इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। ये स्पेसिफिकली कौन सा लोन और कौन सी गारंटी की बात हुई कि आगे हम लोन वाला एक टॉपिक है वहां पे देखेंगे। अच्छा जी, इसके साथ क्या है कि जी एक तो चीज ये हो गई, वो खुद उसकी पार्टनरशिप फर्म या उसकी प्राइवेट कंपनी अगर कोई लोन या गारंटी एक्सेप्ट करती है जो कि लॉ ने मना की है स्पेसिफिकली, तो वो डायरेक्टर इस कंपनी में ऑफिस विकेट कर देगा डायरेक्टरशिप का, तो वो यहाँ अब डायरेक्टर नहीं रह सकता। दूसरी ये चीज कि वो उसकी पार्टनरशिप फर्म, वो प्राइवेट कंपनी जहाँ पे वो डायरेक्टर है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये एक जनरल टर्म है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद ये किसी भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे और ये वहां पे ऑफिस होल्ड कर रहा है जिसमें इसको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगी। वो कोई भी ऑफिस हो सकता है, कोई भी डेजिग्नेशन हो सकती है, किसी भी और तरह का कह ले कि बिजनेस होता है जिसमें वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट करेगा विदाउट सेक्शन ऑफ कंपनी की मर्जी के बगैर। और कंपनी की मर्जी जारी सी बात है मेंबर्स की, कंपनी मेंबर्स की बात हो रही है, तो विदाउट सेंक्शन ऑफ कंपनी, और कंपनी से मुराद इन अ जनरल मीटिंग। उसने खुद कहीं पे कोई ऑफिस अपना एज अ प्रॉफिट शेयरिंग शुरू करनी है, कोई ऑफिस होल्ड करना है जिसमें उसको प्रॉफिट होगा, या उसकी पार्टनरशिप फर्म जहां पे वो पार्टनर है, या फिर वो प्राइवेट कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर है, ये लोग आके अगर इस कंपनी में कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसी मेंबर को इस बात का पता ही नहीं है, तो यही कहा जाएगा ये डायरेक्टर है, ये कॉमन डायरेक्टर, ये यहाँ पे भी डायरेक्टर है और इस पार्टनरशिप में पार्टनर है, इस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो ये हरकतें कर रहा है। उसको बताना चाहिए था मेंबर्स को कि उधर भी इसका प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे ये विदाउट मेंबर्स की अप्रूवल के एक और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने जा रहा है। तो ये फिर डायरेक्टरशिप की जो पोस्ट है उससे उतरना पड़ेगा उसे। लेकिन लॉ ने कहा कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो कहीं पे सीईओ बन जाता है तो ये लॉ की नॉन कंप्लायंस नहीं है, वो एक्सेप्ट कर ले। ये जो ऑफिस की बात हो रही है स्पेशली डेजिग्नेशन, एज अ सीईओ प्रॉफिट शेयर करता है सीईओ, नो वरीज। एज अ लीगल एडवाइजर का ऑफिस ज्वाइन करता है लीगल एडवाइजर की डेजिग्नेशन पे, कोई मसला नहीं। टेक्निकल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर वो होता है जो कंपनी को लीगल मैटर्स पे गाइड कर रहा होता है। कोई केस सूट आ गया, कोई पार्टीज ने सूट फाइल कर दिए, तो उस केस में वो कोई लीगल इम्प्लीकेशंस बताता है कि इस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, एडवाइज करता है। टेक्निकल एडवाइजर भी इसी तरह टेक्निकल इश्यूज जैसे कि वो टैक्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो जनरल लीगल भी हो सकते हैं, या कोई भी और अदर मैटर, कमीशन की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है या किसी स्टॉक एक्सचेंज या रेगुलेटर की तरफ से कोई नोटिस आता है जिसपे कंपनी को समझ नहीं आता, तो ये टेक्निकल एडवाइजर होते हैं जो इनको इस चीज पे गाइड करते हैं। तो टेक्निकल एडवाइजर भी एक जनरल टर्म है, इसमें कोई भी एडवाइजर हो सकता है जो किसी भी कंपनी को मामला से रिलेटेड टेक्निकली एडवाइज करता है। तो कहा जी कि ये जो इनके ऑफिसेज हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो मेंशन किया गया इसमें कवर नहीं होते, यानी कि वो इनका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ ने कहा कि ठीक है मेरी तरफ से तो यही है, इसके अलावा अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स में कोई भी अदर क्लॉजेज ऐड करना चाहती है कि कुछ ये कंडीशंस लगाना चाहती है कि ये अगर कुछ हुआ तो हम डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से हटा देंगे, वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो आप लगा सकते हैं। मेरी तरफ से यही है पहली कि ये अगर इन एलिजिबिलिटी हो जाती है कोई तो वो नहीं रहेगा डायरेक्टर। 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ द बोर्ड अटेंड नहीं करता, विदाउट वो अटेंड नहीं करता या फिर बगैर लीव के वो उसमें से एब्सेंट रहता है, तो क्या होगा जी, वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। वो खुद या उसकी पार्टनरशिप फर्म या वो प्राइवेट कंपनी जहाँ पे वो डायरेक्टर है, वो कोई
लोन या गारंटी एक्सेप्ट करते हैं कंपनी से जो कि इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्ट है, तो ये बंदा अभी इस कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहेगा। या फिर वो उसकी पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट करते हैं एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विदाउट सैंक्शन ऑफ कंपनी, तो ये बंदा जो है ये डायरेक्टर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें ऑब्वियसली ये तीन जो है डेजिग्नेशंस फॉल नहीं करती। अगर वो बंदा सीईओ बन जाता है, अगर वो बंदा लीगल एडवाइजर का ऑफिस होल्ड करता है, अगर वो बंदा एक डायरेक्टर के होने के साथ साथ टेक्निकल एडवाइजर भी है, तो इट्स ओके, वो विदाउट सैंक्शन ऑफ कंपनी इन अ जनरल मीटिंग ये ऑफिस होल्ड कर सकता है। अच्छा जी, अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। ये हमने पढ़ा वेकेशन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इसको आप पढ़ लीजिए। हमारा ये वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह पावर्स, ड्यूटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। हम जरा इस पे भी आ जाएं, हम ऑब्जेक्टिव्स पे भी हमारे फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया। डायरेक्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ ली, नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोसीजर देख लिया। फोर्थ हेडिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स और वेकेशन ऑफ ऑफिस, हमने ये चीजें देख ली। और ये रिमूवल में एक तीसरा पॉइंट आप ये भी ऐड कर लीजिए, वेकेशन बाय कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ। यहाँ पे है कि जी या तो वो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, डेथ होती है, खुद अर्लियर रिजाइन कर देता है, या उसको रिमूव कर देते हैं, और या फिर कोई इनएलिजिबिलिटी वाक़या हो जाती है। और कुछ और जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी, इनके नतीजे में डायरेक्टर नहीं रहता, तो ये फिर हो जाएगी वैकेंसी क्रिएट। और आपको पता है कि डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी जो भी होती है वो फिल करनी होती है। और लिस्टेड कंपनी के केस में ये डेज बताए हैं, विद इन 90 डेज ऑफ फ्रॉम द डे एट विच द वैकेंसी वाज अकर। ओके जी, हमारा अब सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम वहां से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट वन इज कम्प्लीटली टॉट पावर, ड्यूटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ओके जी।